Okay, guys. I hope my screen is visible to you. Perfectly visible. Okay. ओके सो कम ऑन ना, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इमल्शन पढ़ने वाले हैं। इमल्शन जैसे आपको पता होगा, इमल्शन में क्या होता है, दो लिक्विड फेज होती है। जो लिक्विड फेज एक दूसरे में इमिसिबल होती है। जैसे कि हमने घर पे देखा होगा कि हमारा ऑयल, और जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे हमें दो फेस देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे वो फेस का जो है डिज़ोल्यूशन नहीं होता, वो जो है सोल्यूशन फॉर्म नहीं करती, वो कुछ लेयर शो करती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इमल्शन क्या हो गया? टू इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर हो गया। जो मेरा ये जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। सो व्हाई इट इज़ अनस्टेबल? क्योंकि ये जो इमिसिबल लिक्विड्स है, इसका जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने को, मतलब उसकी जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाली होती है। मतलब जो भी मैंने फॉर्मुलेशन बना के रखा है वो उस फॉर्म में नहीं रहना चाहता। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उस फॉर्म में नहीं है, उसको क्या होना है? सेपरेट आउट होना है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो मेरा माइक्रो इमल्शन है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है या फिर अनस्टेबल होता है? माइक्रो इमल्शन, ठीक है, जोशिता ने बोला स्टेबल होता है, शालिनी ने बोला, सब ने बोला कि स्टेबल होता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल क्यों होता है? स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है हमने बहुत छोटे कर दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए। तो जो भी कुछ वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ रही थी, मतलब जो एक पार्टिकल एक दूसरे के पास आके कोहोलेसेंस बनाता है, क्रीमिंग होती है, फिर क्रैकिंग होती है, ब्रेकिंग होती है, जो भी कोई मुझे इंस्टेबिलिटी दिखती है, जो हम सामने देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये जब मेरे पार्टिकल बहुत छोटे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हमने कोर्स, कल कोलॉइडल जब पढ़ा तो उसमें क्या देखा? कोर्स पार्टिकल होता है इमल्शन। ठीक है, इमल्शन एंड सस्पेंशन, मतलब इनको हम खुले आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जो कल के लेक्चर में नहीं थे, डोंट वरी, हम लोग उस चीज़ को फिर से कवर कर देंगे, राइट। तो हमने बोला इमल्शन क्या होता है? कोर्स डिस्पर्जन सिस्टम में आता है। मतलब यहाँ पे मुझे ग्लोब्यूल्स दिखते हैं। जब मैं इसका माइक्रो इमल्शन बना रही हूँ तो इसमें मैं पार्टिकल साइज़ को और छोटा कर रही हूँ। ठीक है, पार्टिकल साइज़ को छोटा कर दिया, मतलब ये अभी ट्रांसपेरेंट हो गया, मुझे सोल्यूशन जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी, मतलब जो है कि दो पार्टिकल्स मेरे पास में आके पहले क्या कर रहे हैं? फ्लॉक्यूलेशन कर रहे हैं, जिसको मैं कोओलेसेंस बोलूँगी इमल्शन में। अगर वहीं पे मैं दो पार्टिकल्स पास आने के बाद सस्पेंशन में करती हूँ तब उसको मैं क्या बोलती हूँ? फ्लॉक्स बोलती हूँ। ठीक है, फ्लॉक्यूलेशन। तो ये पार्टिकल्स जो है पास में आते हैं। बट जो माइक्रो इमल्शन है इसमें मेरे पार्टिकल्स क्या है? बहुत स्मॉल स्मॉल हो गए, बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है, बहुत सुपरइंटेंट हो गया। मतलब ये जो अभी मिक्सचर है बहुत ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे गिब्स एनर्जी जो है मुझे कम देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैं इमल्शन की बात करूँ नॉर्मल वाले, तो वहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो है खुद की स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में अपनी जो फेज है दोनों को क्या कर देंगे? इमिसिबल है तो सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, और इस सिस्टम को स्टेबिलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इमल्सिफाइंग एजेंट्स में हमारा क्या आता है? सरफैक्टेंट्स आते हैं। आई होप अभी तक हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, सिस्टम मैटर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जिसमें हम लोग क्या सरफेस टेंशन पढ़ा, जिसमें हमने सरफैक्टेंट्स देखे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफैक्टेंट देखा, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन निकालने के लिए या फिर सरफैक्टेंट की इफिकेसी निकालने के लिए। तो ये चीज़ जो है मैं डबल रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगी। आपको शायद क्लासिफिकेशन, कटायनिक सरफैक्टेंट कौन सा है, अनायनिक सरफैक्टेंट कौन सा है, एम्फोटेरिक सरफैक्टेंट कौन सा है, आई होप आपको ये पता है। अगर HLB वैल्यू, आपको HLB स्केल पता होगी जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो मुझे बताओ अगर मेरी HLB वैल्यू हाई है तो वो मेरा लिपोफिलिक होगा या हाइड्रोफिलिक सरफैक्टेंट होगा? HLB वैल्यू हाई है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होगा। सबका आंसर हाइड्रोफिलिक है, किसी का आंसर लिपोफिलिक है क्या?
हाइड्रोफिलिक होगा। अगर हाई HLB वैल्यू है मतलब वो हाइड्रोफिलिक है, लो HLB वैल्यू है मतलब वो क्या है, लिपोफिलिक है। ठीक है, अब मुझे बताओ सोडियम लॉरेल सल्फेट कौन से सर्फैक्टेंट का एग्जाम्पल है? कोई लिपोफिलिक भी बोला है अभी। लिपोफिलिक क्यों बोल रहे हो भाई? कहाँ से, किसको लिपोफिलिक बना दिया? लो का मैम, ठीक है, लो HLB वैल्यू है तो लिपोफिलिक हो गया। कोई अनैनिक बोल रहा है, कोई कटैनिक बोल रहा है। सोडियम लॉरेल सल्फेट जिसको हम क्या बोलते हैं, SLS बोलते हैं, ये कटैनिक है या अनायनिक है? अनायनिक है ना। कटैनिक वाला कौन है? कटैनिक का एग्जाम्पल बताओ, कटैनिक सर्फैक्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? सेट्रीमाइड है, स्पान है। ठीक है, ठीक है, अभी मुझे बताओ स्पान को हम लोग लिपोफिलिक सर्फैक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं या हाइड्रोफिलिक सर्फैक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं? लिपोफिलिक के लिए करते हैं। अगर मुझे वाटर वाला है मेरा, अगर मेरा O/W इमल्शन है, मतलब W मेरा डिस्पर्स मीडियम ज़्यादा होता है, तो इसमें अगर मुझे सर्फैक्टेंट यूज़ करना होगा तो कौन सा आएगा? ट्विन आएगा। ठीक है, अगर वहीं पे मैं लिपोफिलिक का बात करती हूँ, मतलब W/O इमल्शन की बात करती हूँ, यहाँ पे अगर मुझे सर्फैक्टेंट यूज़ करना है तो मैं कौन सा सर्फैक्टेंट यूज़ करूँगी? स्पान सर्फैक्टेंट यूज़ करूँगी। चलो अब एग्जाम्पल बताओ एम्फोटेरिक सर्फैक्टेंट का। एम्फोटेरिक सर्फैक्टेंट का एग्जाम्पल, ठीक है, फटाफट बताओ। लेसिथिन, चलो बिल्कुल सही है। और किसी को कोई एग्जाम्पल ऐड करना है इसमें? ठीक है, लेसिथिन। ये बताओ वेटिंग एजेंट की HLB वैल्यू कितनी होती है? 7 to 9 होती है। इसमें हमने कौन सी ट्रिक देखी थी? ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक याद है? ये तो HLB वैल्यू की हो गई। वेटिंग एजेंट्स के लिए हमने एक ट्रिक देखी हुई थी जिसमें वेटिंग एजेंट की टेस्ट भी आ रही थी। टेस्ट DCT बस, कुछ याद आ रहा है? एम्पायर्स गेट वेट DCT बस एट 7 to 9, ये वाली ट्रिक थी। ठीक है, ड्रेव टेस्ट बताइए आपने, बाकी टेस्ट का नाम बताओ। 4 टेस्ट है, एम्पेरिक टेस्ट है, ड्रेव टेस्ट है, 2 टेस्ट हो गई, और 2। पूरी ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। एम्पायर गेट्स वेट एट DTC बस एट 7 to 9। एम्पेरिक टेस्ट, कॉन्टैक्टेड, ट्रफ टेस्ट। चलो 3 हो गई, एक लास्ट कौन सी है? ट्रफ। ड्रेव टेस्ट, एम्पेरिक टेस्ट, कॉन्टैक्ट एंगल टेस्ट एंड ट्रफ टेस्ट। सही है। तो मतलब आपको जो सर्फैक्टेंट्स हमने पढ़े थे और जो हमने HLB वैल्यू देखी थी, HLB कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूले देखे थे हमने सरफेस टेंशन में, तो वो चीज़ आपको आती है। ठीक है, और जिनको नहीं आती है, जो नए हैं पार्थ वाले, वो थोड़ा उसका रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, सरफेस टेंशन का। और जो जिन्होंने पहले भी हमने ये कराया है तो वो प्लीज़ जाके उसको रिवाइज़ कर लो, जिसको अभी आंसर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर और कोई ऐसे क्वेश्चन अलग से नहीं बनने वाले। जो मैंने आपको अभी पूछा वही क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर कर ली है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करूँगी। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, राइट। अब वो मुझे बताओ सोडियल SLS का HLB वैल्यू कितना है? SLS का 40 है। ठीक है, और ओलिक एसिड का कितना है? ओलिक एसिड का है कितना है? 1 है। ठीक है, तो इससे और ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन और कौन से बन सकते हैं। HLB वैल्यू सबसे कम किसकी है? ओलिक एसिड की है। सबसे ज़्यादा किसकी है? सोडियम लॉरेल सल्फेट की है। तो ये सब आपको अच्छे से आ रहा है, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इमल्शन के ऊपर। इमल्शन आपको समझ गया व्हाट इज़ इमल्शन। अब आ जाओ टाइप्स में। टाइप्स में हमारे पास पैरेंट्रल इमल्शन भी होता है, जिसको हम पैरेंट्रली यूज़ करेंगे। टॉपिकल आएगा, ओरल आएगा और रेक्टल आएगा। ठीक है, पैरेंट्रल में जब मुझे न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन किसको देना है, जैसे समझ लो हमने न्यूट्रिशन, हाँ, ट्राइगाकैन की कितनी होती है बताओ? 13। SLS की 40 सही है। ट्राइगाकैन का 13 भी सही है। ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया है ना, उसमें ही पूरा टेबल दिया हुआ है जब आप सरफेस टेंशन के नोट्स देखोगे, राइट।
तो पैरेंटल की मैं बात करती हूँ, तो हम लोग जो न्यूट्रिशनल कोई सॉल्यूशन किसी पर्सन को लगा रहे हैं, पेशेंट को लगा रहा है, तो उसमें जो मेनली इमल्शन पाया जाता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो इमल्शन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल अगर मैं पैरेंटल किसी को लगा रही हूँ तो ठीक है, इसमें हमारा क्या रहेगा, वाटर फेज रहेगा, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो इमल्शन है एज अ न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन आता है ट्रॉपिकल, जो आप नॉर्मली जो ये लगाते हो, क्रीम्स वेम्स लगाते हो, इमल्शन होते हैं। अब मुझे बताओ O/W इमल्शन मेरी कौन सी क्रीम होती है, O/W वैनिशिंग क्रीम होती है। वैनिशिंग क्रीम को ही हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, फाउंडेशन क्रीम बोलते हैं, ठीक है। इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। और W/O कौन सी क्रीम होती है मेरी, W/O कोल्ड क्रीम होती है, ठीक है। तो यही मेरी कौन से हो गए, टॉपिकल वाले आ गए। फिर मेरे पास ओरल आ गया। ओरल में हम लोग पैराफिन का इमल्शन यूज़ करते हैं एज अ लैक्सेटिव इफेक्ट। आई होप आपको लैक्सेटिव कैथरेट इनके बीच का डिफरेंस पता हो, नहीं पता होगा तो आज देख लेना कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर आ गया रेक्टल। रेक्टल में हम लोग जो एंटी इपिलेटिक ड्रग होता है, मुझे बता सकता है कोई, हम लोग कौन सी एंटी इपिलेटिक ड्रग वाया रेक्टल रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। डायजेपाम करते हैं, एक को ही पता है क्या, फॉर कंजक्ट क्या लिखा है, कन्वल्जन लिखना चाहते हो आई गेस, ठीक है। फेब्राइल सीजर के लिए हम लोग डायजेपाम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इमल्शन। टाइप्स ऑफ इमल्शन में जो हमारा मेन कौन सा है, O/W इमल्शन, मतलब यहाँ पे मेरा डिस्पर्स फेस कौन सा है, तो मेरा ऑयल है, और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है, तो मेरा वाटर है। मतलब यहाँ पे मुझे बताओ अमाउंट किसका ज़्यादा रहेगा, ऑयल का ज़्यादा रहेगा या वाटर का ज़्यादा रहेगा। अगर मेरा डिस्पर्स फेस ऑयल है और डिस्पर्सिंग मीडियम वाटर है, तो किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे वाटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑयल मेरी क्या रहेगी, इंटरनल फेज रहेगी, एक्वस फेज मेरा क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। और इसमें जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा रहेगा, नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स, जैसे मेरा ट्विन रहेगा। मतलब हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे भी ऑयल इन वाटर इमल्शन रहेगा वहाँ पे मेरा नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट में से कौन सा रहेगा, ट्विन रहेगा। और नॉर्मली जो हम लोग नेचुरल वाले यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे मेरे अकेशिया हो गया, ट्राकाकैंड हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है। इनमें से मुझे बताओ अकेशिया, ट्राकाकैंड एंड जिलेटिन में से गोल्ड प्रोटेक्टिव नंबर किसका सबसे कम होता है, सबसे कम किसका होता है, जिलेटिन का, ठीक है। गोल्ड नंबर मतलब ये कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनका गोल्ड नंबर सबसे कम है, मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम लग रहा है, बट इनका जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन द प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। अब आ जाओ और वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर इन ऑयल में मेरा वाटर जो है वो ऑयल में जो है डिस्पर्स रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग सर्फैक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा रहेगा, मेरा स्पान रहेगा, क्योंकि हम ये लिपोफिलिक में यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल रहेगा, वुल फैट रहेगा एज अ सर्फैक्टेंट। मतलब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि अगर मेरा ऑयल इन वाटर है तो जो मेरे वाटर में सोल्यूबल है वो सर्फैक्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और अगर इमल्सिफाइंग एजेंट एंड सर्फैक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, और वहीं पे अगर वाटर इन ऑयल है, मतलब यहाँ पे ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो ये देखो लिपोफिलिक सर्फैक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसकी ही जो हमारी थ्योरी होती है, इसको हम लोग कौन सी थ्योरी बोलते हैं, बैनक्रॉफ्ट थ्योरी बोलते हैं। हम आएंगे उसके ऊपर, चलो ठीक है। अब आ जाओ मल्टीपल इमल्शन के ऊपर। मल्टीपल इमल्शन मतलब मेरा समझ लो एक इमल्शन है O/W, अब मैंने इसको एज अ डिस्पर्स फेज यूज़ किया किसी और डिस्पर्सिंग मीडियम में। जैसे मेरे पास O/W इमल्शन था, अभी मैंने इसको एज अ डिस्पर्स फेस किया किस में, वाटर में। मैंने इसको एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम मैंने वाटर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, इमल्शन इन इमल्शन हो जाएगा। जैसे ऑयल इन वाटर था मेरा, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, फिर से एक डिस्पर्सिंग मीडियम लगा दिया, तो यहाँ पे देखो
वाटर इन ऑयल एंड इन वाटर, मतलब W/O/W सिस्टम यहाँ पे मुझे देखने को मिला। वहीं पे अगर मैं इसका भी बना दूँ जैसे W/O या O/W, तो यहाँ पे भी देखो आपको O/W इंटू, मतलब इमल्शन इन इमल्शन, पहले एक इमल्शन बनाया, ठीक है, समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने O/W इमल्शन बना दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम यूज़ किया, मतलब डिस्पर्स फेज यूज़ किया, और मैंने और ज़्यादा अमाउंट का मैंने समझ लो वाटर ले लिया, उसको मैंने एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा इमल्शन बनेगा, ये तो मेरा रहेगा ऑयल इन वाटर एंड इन वाटर, ऐसा मेरा जो है ट्रिपल इमल्शन मुझे देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन बोलते हैं, और ये अनस्टेबल होते हैं नेचर में, क्योंकि पहले से ही इमल्शन जो है अनस्टेबल है। इसको हम और कोई डिस्पर्सन मीडियम में डाल के 3 फेज बना रहे हैं, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मेरा माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन का देखो, इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है मेरा 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ये याद कर लो साइज कितना होता है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ट्रांसपेरेंट होगा क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, ट्रांसपेरेंट है तो क्लियर दिखेगा, होमोजीनियस दिखेगा, और नेकेड आइज से जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लग सकता है, और ये जो रहेगा थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, मतलब थर्मोडायनामिकली स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसकी जो गिब्स एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो माइक्रो इमल्शन का याद रखो, ये पार्टिकल साइज है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर अपीयरेंस शो करता है, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, दिस इज माइक्रो इमल्शन, ठीक है। अब आ जाओ सामने, अब हम देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इमल्शन, टाइप्स ऑफ इमल्शन, इज इट क्लियर, और सरफैक्टेंट जो पार्ट है मेन, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे वही क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर आता है HLB वैल्यू के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कटायनिक अनायनिक है ये, ठीक है। मुझे बताओ बेंजल कोनियम क्लोराइड, ये कौन सा सरफैक्टेंट है, बेंजल कोनियम क्लोराइड कटायनिक सरफैक्टेंट है, और इसको हम मेनली कौन से पैरेंट्रल में यूज़ करते हैं, बताएगा मुझे कोई। एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसको मेनली यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स में करते हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मिक में करते हैं, सही है। चलो आ जाओ आप सामने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप ऑफ इमल्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, मतलब यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स मेरे इमल्शन, एक तो वो ऑयल इन वाटर रहेगा या वाटर इन ऑयल रहेगा, या तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है। तो पहला मेरा फैक्टर है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फेज वॉल्यूम, मतलब देखो हमने बोला कि अगर मेरे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मतलब मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं बोलती हूँ कि वाटर इन ऑयल है, मतलब मैं बोलती हूँ कि ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशो है, ठीक है, 50-50% रहेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर कौन सा डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है, इसको गेस करने में थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा। पर अगर मैं बोलती हूँ कि एक 50 और एक 40 है, तो मुझे समझ में आता है कि जो 50 है वो मेरा डिस्पर्सिंग मीडियम है, और 40 जो है मेरा डिस्पर्स फेज है। वहीं पे अगर मैं और रेशो चेंज करती हूँ, 40-60 का करती हूँ, तो हमें जो है डिफरेंस बढ़ते हुए दिखता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि पर्टिकुलर इमल्शन रहने के लिए मुझे कितना % चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास O/W इमल्शन है तो 74% का वहाँ पे मुझे डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए, मतलब 74% क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और क्या रहेगा 26% जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा ऑयल रहेगा, तभी मेरा O/W इमल्शन मैं उसको बोलूँगी। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ वाटर इन ऑयल, मतलब यहाँ पे ऑयल का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, बट एज़ कम्पेयर टू वाटर वो कम ही रहेगा। देखो यहाँ पे 40%, तो ऑयल कितना है, वो मेरा 40% है, और 60% क्या है मेरा, वो वाटर है। यहाँ पे मेरा कितना था, जब मेरा % 26 से कम था ऑयल का,
तब वहाँ पे मेरा ऑयल इन वाटर इमल्शन बन रहा था। पर अगर वो मेरा 40% तक आ जाता है तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाटर इन ऑयल हो जाएगा। और वहीं पे अगर मेरा यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा भी अगर कम होता है वाटर का, मतलब कहीं ना कहीं ऑयल का परसेंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे फेज इन्वर्शन देखने को मिलेगा। मतलब O बाय W का किसका कन्वर्जन हो जाएगा, W बाय O में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये भी जो फेज इन्वर्शन है वो हम लोग सामने देखेंगे, ठीक है। तो ये जो दो रेशो है ये याद कर लो कि O बाय W इमल्शन के लिए 74% का होता है, मतलब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल इमल्शन देखने को मिलेगा। और अगर वहीं पे अगर मैं उसकी बात करूँ वाटर इन ऑयल की, तो वहाँ पे मुझे 40% का रेशो चाहिए होगा। ये दोनों वैल्यू याद कर लो। आपको ये क्वेश्चन आता है और अब आप पे कंफ्यूज कर देते हो कि 74 है या 40, तो याद रखना है कि O बाय W पूछा तो 74 एंड W बाय O पूछा तो 40, ठीक है। अब आ जाओ सामने, कुछ थेरीज है जो मेरी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को बताती है। जैसे हमने बोला कि इमल्शन जो होता है वो अनस्टेबल होता है और इसको स्टेबल करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस ऑन द बेसिस ऑफ सम थेरीज यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास आ जाती है बैनक्रॉफ्ट थेरी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बैनक्रॉफ्ट थ्योरी ने ये बोला कि जो मैं इमल्शन डाल रही हूँ, मतलब सरफैक्टेंट में डाल रही हूँ या इमल्सिफाइंग एजेंट डाल रही हूँ, अगर वो मेरा वाटर में सोल्यूबल है तो मेरा वो जो इमल्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन रहेगा। अगर वो मेरा इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल में सोल्यूबल है, मतलब ज़्यादा उसका पोर्शन किस में सोल्यूबल है, ऑयल में सोल्यूबल है, तो वो कौन सा इमल्शन रहेगा, मेरा W बाय O इमल्शन रहेगा। तो सिमिलरली अगर मैं वाटर में सोल्यूबल होने की बात कर रही हूँ, मतलब वो हाइड्रोफिलिक रहेगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक रहेगा मतलब कौन सा इमल्शन देगा, O बाय W इमल्शन देगा। और वहीं पे अगर मैं लिपिड में सोल्यूबल होने की बात कर रही हूँ, मतलब हाइड्रोफोबिक की बात कर रही हूँ मैं, तो वो कौन सा इमल्शन देगा, W बाय O इमल्शन देगा। तो नेचर ऑफ द सरफैक्टेंट क्या है, नेचर ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि मेरा कौन से टाइप का वहाँ पे इमल्शन बनने वाला है। इज इट क्लियर? ये लॉ आपको क्लियर होना ज़रूरी है, इसमें कुछ भी और ज़्यादा नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि जो नेचर हम वहाँ पे सरफैक्टेंट का डाल रहे हैं उसी नेचर का हमें जो है इमल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ बैनक्रॉफ्ट थ्योरी। फिर आ जाओ सेकेंड पे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आ जाओ बैनक्रॉफ्ट में। बैनक्रॉफ्ट में हमारी आ जाती है हार्डी एंड हांस्कीज, इसको ही हम ओरिएंटेशन वेज थ्योरी बोलते हैं। इसमें देखो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि अगर मैं सोडियम डाल रही हूँ, मुझे बताना किसने किसने ऐसा क्वेश्चन देखा है, जिसने प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया होगा उसको पता होगा। अगर मैं सोडियम डाल रही हूँ W बाय O इमल्शन में, तो इस इमल्शन में मुझे क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले वहाँ पे ऑप्शन होता है कि W बाय O का कन्वर्जन होगा O बाय W में। सेकेंड वो बोलते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट, जैसा इमल्शन था वैसा ही रहेगा। थर्ड ऑप्शन में बोलते हैं कि इमल्शन जो है ब्रेक हो जाएगा। और फोर्थ में बोलते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, या जो भी कुछ फोर्थ ऑप्शन होगा, राइट। तो आपको ये कौन से थ्योरी से पता चलेगा, हार्डी हार्किन्स थ्योरी से पता चलेगा, जो हमने कोलॉइड्स में बात की थी। कोलॉइड्स में हमने ये बात की थी कि मोनोवैलेंट है, मतलब ये जो है सरफैक्टेंट, यहाँ पे मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगेगा। वहीं पे मैं डाईवैलेंट की और ट्राईवैलेंट की बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या लगेगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन मुझे जो है कम लगेगा। यहाँ पे मुझे पावर उनकी ज़्यादा देखने को मिलती है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं अनायनिक सरफैक्टेंट यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि वो किस में किसको कन्वर्ट करता है। अगर मैं सोडियम यूज़ कर रही हूँ, मोनोवैलेंट के हमने एग्जांपल देखे थे कल कि मोनोवैलेंट में क्या आता है, सोडियम एंड पोटेशियम आता है। डाईवैलेंट में कौन से आयन आते हैं, बोलो जल्दी। डाईवैलेंट में कौन से आयन आते हैं, मोनोवैलेंट में सोडियम पोटेशियम आ गया, डाईवैलेंट में क्या आ गया, कैल्शियम मैग्नीशियम आया, ट्राईवैलेंट में क्या आया, एल्यूमिनियम आया, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब मोनोवैलेंट है, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम अगर है तो O बाय W इमल्शन देता है। और वहीं पे अगर मैं ड्राई एंड ट्राईवैलेंट की बात करूँ तो वहाँ पे W बाय O इमल्शन देता है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन बोला कि मेरे पास एक इमल्शन है जिस पे मैंने W बाय O इमल्शन है,
ठीक है, W/O। अब इसमें मैंने डाल दिया सोडियम, तो मुझे बताओ इसमें क्या चेंजेस मुझे देखने को मिलेगा। इमल्शन जैसे कि वैसे रहेगा, या तो फिर इसमें कुछ चेंज होगा, या फिर ये ब्रेक होगा, या फिर इसका फेज इन्वर्जन होगा। अगर मैंने सोडियम यूज़ किया किस इमल्शन में, W/O में, ठीक है। अब पूर्वा ने आंसर दिया फेज इन्वर्जन होगा। बैनक्रॉफ्ट रिपीट करूँ, करती हूँ, पहले इसका आंसर दो। फेज इन्वर्जन होगा, फेज इन्वर्जन होगा। बस इतना याद रखो, अगर सोडियम पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं तो मुझे O/W इमल्शन ही मिलेगा। अगर मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे W/O इमल्शन देखने को मिलेगा। तो यही क्वेश्चन को लोग घुमा फिरा के पूछते हैं कि मैंने सोडियम डाल दिया और मेरे पास ये वाला इमल्शन था। अगर मेरे पास उन्होंने बोला कि सोडियम डाला मैंने कौन से इमल्शन में, O/W में डाला। अब यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये है सोडियम एंड पोटेशियम वो मुझे O/W इमल्शन ही देते हैं। पर अगर उन्होंने उल्टा कर दिया कि उन्होंने बोला कि मैंने सोडियम डाल दिया किस में, W/O में, अब मुझे पता है कि ये जो है O/W देता है, उल्टा देता, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, फेज इन्वर्जन देखने को मिलेगा, जो हमने डिस्कस किया था कि सॉल्टिंग आउट इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। तो यही चीज़ जो है आपको याद करनी है वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये और उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, क्योंकि सालों साल वो रिपीट होते आया है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसको ही हम बोलते हैं हार्डी-हास्किंस थ्योरी, ठीक है, ओरिएंटेशन बेस्ड थ्योरी। मोनोवैलेंट है तो O/W इमल्शन देगा, और अगर डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है तो W/O इमल्शन देगा। आपको रिपीटेटिवली सोडियम एंड कैल्शियम के ऊपर क्वेश्चन दिखा होगा, तो ये चीज़ दिमाग में रख के वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब किसी ने बोला कि बैनक्रॉफ्ट थ्योरी को थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूँ, तो बैनक्रॉफ्ट थ्योरी इन्होंने साधा सा बोला कि अगर मैं सरफैक्टेंट हाइड्रोफिलिक यूज़ कर रही हूँ तो मेरा इमल्शन जो है O/W बनेगा, मतलब वहाँ पे मेरा वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वो वाला इमल्शन बनेगा। और वहीं पे अगर मैं बोलती हूँ कि हाइड्रोफोबिक सरफैक्टेंट अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या बनेगा, W/O इमल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस टाइप का इमल्शन, जिस नेचर का हम लोग इमल्शन यूज़ करेंगे उस टाइप का मुझे वहाँ पे इमल्शन का टाइप देखने को मिलेगा। इसको ही बोलते हैं हम बैनक्रॉफ्ट थ्योरी। आई होप इट इज़ क्लियर। जिस नेचर में मेरा सरफैक्टेंट ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा उस टाइप का इमल्शन मिलेगा, बट दैट्स इट। क्लियर है यशश्री? बोलो फटाफट। और ये हार्डी-हास्किंस थ्योरी सबको क्लियर है? बोलो। ठीक है, ओके। अब आ जाओ सुशलमैन और द कॉक-बेन, इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिल्म थ्योरी। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि सिंगल इमल्सिफाइंग यूज करने के बजाय अगर हम मिक्स्ड इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उसकी जो इफ़िकेसी रहेगी वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर उसकी इफ़िकेसी इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़्यादा है, मतलब ये जो मेरी स्टेबिलिटी इमल्शन की है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करने से अच्छा हम लोग 2-3 इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो 2-3 इमल्सिफाइंग यूज़ करने के बाद हमें जो है मोर इफिकेसी देखने को मिलेगी, मतलब मोर स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन मुझे देखने को मिलेगा। इसको ही हम बोलते हैं सुशलमैन एंड कॉक-बेन, और इसको ही कॉम्प्लेक्स फिल्म थ्योरी बोलते हैं। बस इतना ही। आई होप दिस इज थ्योरी आर क्लियर टू यू, क्योंकि इसमें अपने को टाइप ऑफ इमल्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज करूँगी तो क्या चेंजेस आया वो देखने को मिलेगा। अब वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज करती हूँ तो उसमें कौन सा टाइप का चेंज आएगा वो दिखेगा। और स्टेबिलिटी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग जो सरफैक्टेंट्स या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे कौन से टाइप का इमल्शन देखने को मिलता है, वही हमने क्या देखा, बैनक्रॉफ्ट थ्योरी में देखा। अब आ जाओ विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी मतलब अभी दोनों का फेज में थिकनेस कितना है, राइट। तो डिफ्यूजन ये मेरा मैटर करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब रजिस्ट कर रहा है फ्लो करने से, तो कहीं ना कहीं वो जो है मेरे एब्जॉर्प्शन के ऊपर या फिर उसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर जो है मुझे कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर मेरी विस्कोसिटी सही नहीं हुई तो।
ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ द सर्फैक्टेंट ऑन टू द सरफेस इज रिड्यूस अंडर द हाई विस्कोसिटी। मतलब अगर मेरी ज़्यादा विस्कोसिटी रही, ठीक है, तो जो मेरा सर्फैक्टेंट है उसका जो सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन है वो कम होगा। अभी इसको ही मैं समझने के लिए ऐसा बोल सकती हूँ, समझ लो मैंने अकेशिया यूज़ किया एज अ सर्फैक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट। अब मुझे पता है कि अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब इसमें अकेशिया जो है बल्क में ज़्यादा जा रहा है, सरफेस के ऊपर कम रह रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब हाई विस्कोसिटी है, मतलब ये सरफेस के बल्क में गया, सरफेस के ऊपर नहीं गया। अगर ऊपर नहीं गया मतलब यहाँ पे जो इसको ऐसा डिफ्यूजन हो रहा था वो कम हो जाएगा और उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के लिए ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर रहे थे। और स्टेबिलिटी हम लोग किस में देख रहे थे कि कोएलेसेंस ना हो पार्टिकल का, पार्टिकल पास पास में ना आए। अगर पास पास में आ गए मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे ब्रेकिंग हो सकती है या फिर क्रीमिंग हो सकती है। तो इसको ही हमें रोकना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं। और ये विस्कोसिटी हम लोग किससे इंक्रीज करते हैं, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स मतलब अकेशिया, टाकाकैन, जो भी गम वाली चीज़ है जो मेरी थिकनेस जो है बढ़ा देती है, ऐसे हम लोग जो है कंपाउंड्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके ही वजह से यहाँ पे मेरे कोहोलेसेंस जो होने वाला था, जो मेरी क्रीमिंग होने वाली थी, वो मेरी कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग विस्कोसिटी जो है ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्लियर है? बोलो, एक को ही क्लियर है क्या? बाकी के लोग सो गए? विस्कोसिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ इंटरफिशियल टेंशन के ऊपर। इंटरफिशियल टेंशन में वही हम लोग जो सरफैक्टेंट यूज़ करके इंटरफिशियल टेंशन को कम कर रहे हैं या फिर सरफेस टेंशन को कम कर रहे हैं, उसके वजह से मेरी जो इमल्शन की स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। जैसे हमने डिस्कस किया माइक्रो इमल्शन में और जो सादा वाला इमल्शन है उसमें, ठीक है। जैसे मेरा एक डिस्पर्जन फेज दूसरे इसमें जो है आ गया, समझ लो मैं जैसे जैसे इसका पार्टिकल साइज छोटा कर रही हूँ, कहाँ पे, मतलब इमल्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक इमिसिबल फ्लूइड लेंगे, दूसरा इमिसिबल, मतलब दोनों में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो हमने क्या किया, वहाँ पे कुछ मशीन्स यूज़ की, ठीक है, चिल्सोनेटर यूज़ किया या कुछ कोलॉइडल मशीन यूज़ की, जिसके वजह से जो है एक डिस्पर्जन फेज बन गया और एक डिस्पर्जन मीडियम बन गया। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया जो है पार्टिकल का वो इंक्रीज होते गया। जैसे पार्टिकल इंक्रीज हुआ मतलब मेरी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ गई, गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ी मतलब मेरी एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ी मतलब मेरी जो है अनस्टेबिलिटी जो है बढ़ गई, ठीक है। अभी ये गिब्स एनर्जी या फिर सरफेस टेंशन जो आया है इसको मुझे कम करना है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे सरफैक्टेंट्स यूज़ किए, ठीक है। सरफैक्टेंट में भी हम लोग क्या, जो अनायनिक कटायनिक जो भी सरफैक्टेंट्स है हमने यूज़ किए। फिर हमने यहाँ पे उसी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स के कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे? अभी हमने बहुत सारे नाम मतलब देखे हैं नाम। हाइड्रोफिलिक कौन सा होता है पॉलीमर? मिथाइल सेलुलोज, बिल्कुल सही है। और HPMC, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। और शेलैक। पॉलीमर्स बताओ जो नॉर्मली हम लोग इमल्शन में यूज़ करते हो। जिलेटिन वाटर सोल्यूबल है या लिपिड सोल्यूबल है? जिलेटिन इज वाटर सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल? ओके। ट्राइकागैन इज वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल? किसी ने लिपिड सोल्यूबल बोला, ज्योति? लिपिड सोल्यूबल होता है, हैं? लिपिड सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। अकेशिया क्या होता है, वाटर सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल? अकेशिया वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये सब पॉलीमर जो है हम लोग यूज़ करते हैं और इस पॉलीमर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और विस्कोसिटी इंक्रीज़ करके हम लोग जो कोएलेसेंस क्रीमिंग वगैरह की प्रॉब्लम है उसको हम लोग जो है कम करते हैं। अब आ जाओ एड्सॉर्ब पार्टिकल्स के ऊपर। कुछ ऐसे हमने देखा था, जैसे मैंने आपको वीगम बेंटोनाइट वगैरह का भी एग्जांपल दिया था सर्फैक्टेंट्स में, तो इसको भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरे पास, अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर मेरे पास O/W है इमल्शन, तो इसमें मैं कौन सा
एब्जॉर्ब पार्टिकल यूज़ करती हूँ या फिर क्ले यूज़ करती हूँ एज अ सरफैक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट बोल लो, मतलब जो हम लोग इनऑर्गेनिक के एग्जांपल है। इनऑर्गेनिक में देखो मेरा बेंटोनाइट आता है, वीगम आता है, तो ये लोग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, O/W में, जहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेंटोनाइट एंड वीगम आता है, ठीक है। वहीं पे अगर W/O की बात कर लिया तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, टैल्क यूज़ करते हैं या फिर कार्बन ब्लैक जो है हम लोग यूज़ करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर हमने सरफैक्टेंट में एक कैटेगरी देखी थी इनऑर्गेनिक वाली, तो इनऑर्गेनिक में हमने बेंटोनाइट, वीगम, ये कार्बन ब्लैक ये देखा था, ठीक है। और उसमें भी अगर O/W इमल्शन है तो बेंटोनाइट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे ही W/O इमल्शन है तो हम लोग टैल्क एंड कार्बन ब्लैक जो है यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? स्टेबिलिटी एंड टाइप ऑफ इमल्शन, कूल, ठीक है। दूसरे लोगों को नहीं समझ रहा है क्या? क्या रिपीट करना है वंशिता? हमने सरफैक्टेंट में कैटेगरीज देखी थी, ठीक है, अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक, एम्फोटेरिक, और एक कैटेगरी देखी थी हमने इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हमने क्या देखी थी, क्लेज देखी थी, मतलब जो ऑर्गेनिक नेचर से नहीं मिलती, हमें इनऑर्गेनिक मतलब जो क्ले है या स्टोन है इससे मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला था, हमने वीगम एक एग्जाम्पल देखा था, बेंटोनाइट एग्जाम्पल देखा था। कोई मुझे बता सकता है कि वीगम का फुल नेम क्या है, वीगम एंड बेंटोनाइट का फुल नाम क्या है? ये भी चीज़ मैंने आपको कराई है, टेबल दिया हुआ है इसका पूरा। टेबल में देने का मेरा मेन मतलब वही है कि आपको वो चीज़ याद रहे। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज वीगम एंड व्हाट इज बेंटोनाइट? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, चलो ठीक है, एंड व्हाट इज बेंटोनाइट? बेंटोनाइट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। जिसको नहीं पता था इसको नोट कर लो, और मैंने जो टेबल दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी मेंशन है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग देखो इंटरफिशियल टेंशन वाला बोल रहे हो ना, तो इंटरफिशियल टेंशन में जैसे मैंने समझ लो एक डिस्पर्सिंग फेज लिया, एक डिस्पर्शन मीडियम लिया। डिस्पर्जन फेज जो होती है और डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे डिस्पर्स फेज जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है फैला होता है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा मतलब गिब्स एनर्जी बढ़ी। अब अगर आपने सरफेस टेंशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी में तो आपको ये अभी समझने में हार्ड नहीं जाएगा। गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ एंट्रोपी ये भी पढ़ लिया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है। अगर मेरी गिब्स एनर्जी बढ़ी मतलब मेरी एंट्रोपी बढ़ी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स मेरे इधर उधर ऐसे भागने लग गए, ठीक है। इसके वजह से मेरा क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसको स्टेबल करने के लिए हम सरफैक्टेंट्स यूज़ करते हैं, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स यूज़ करते हैं या फिर एब्जॉर्ब पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। अगर मैंने सरफैक्टेंट यूज़ किया मतलब ये इंटरफिशियल टेंशन को कम कर देगा जिसके वजह से मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर क्या करता है, वो डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ा देता है। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी मतलब जो पार्टिकल्स मेरे ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे या फिर अनस्टेबिलिटी शो कर रहे थे वो कम हो जाएगी, ठीक है। एब्जॉर्ब पार्टिकल क्या करेंगे, ये भी जो है मेरे सरफेस टेंशन को जो है कम करते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पार्टिकल्स का सरफेस होता है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए ये जो है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो वहीं पे हमने एग्जांपल देखा कि O/W है तो वहाँ पे बेंटोनाइट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ करेंगे। अगर W/O इमल्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टैल्क एंड कार्बन ब्लैक जो है हम लोग यूज़ करेंगे। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। इज इट क्लियर? ओके, अब आ जाओ इमल्शन की इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी हमने जैसे अभी नाम सुना, क्रीमिंग सुना, कोलेसेंस सुना, फेज इन्वर्जन सुना, तो व्हाट इज़ इट? इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आता है तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। चलो अब आ जाओ क्रीमिंग के ऊपर। क्रीमिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की लेयर बन रही है। जैसे आपने घर में दूध देखा होगा, दूध जब आप गर्म करते हो फिर थोड़े देर बाद क्या करते हो, आप उसको ठंडा करते हो तो आपको वहाँ पे एक मलाई की लेयर देखने को मिलती है ऊपर। इसको ही मैं क्या बोलती हूँ, क्रीमिंग बोलती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, मेरी रिवर्सिबल सेपरेशन होता है दो फेस का, ठीक है। एक तो टॉप में सेपरेट होगा या तो फिर बॉटम में सेपरेट होगा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेरे पास इमल्शन है। ये रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन को थोड़ा शेक करती हूँ या फिर रीडिस्पर्स करती हूँ तो क्रीमिंग जो है वो मेरी फिर से नॉर्मल इमल्शन में जो है कन्वर्ट हो जाएगी,
ठीक है, इसलिए ये रिवर्सिबल है। अब एक तो टॉप में हो रही है या फिर बॉटम में क्रीमिंग हो रही है। अब ये क्रीमिंग किस बेसिस पे होती है? डेंसिटी के बेसिस पे होती है। हमें पता है कि वाटर जो है, वाटर में अगर मैंने ऑयल डाला तो ऑयल के पार्टिकल्स जो है ना ऊपर ऊपर तैरते हैं, मतलब ऑयल वाटर के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर, इसलिए वाटर जो होता है नीचे होता है और ऑयल जो होता है ऊपर होता है। ठीक है, अब मेरे पास समझ लो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो मुझे पता है कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पे जो ऑयल है हमारी जो डिस्पर्स फेज होता है उसका ही मूवमेंट होता है। ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है इसका मूवमेंट होता है। तो मेरे पास समझ लो अगर ऑयल इन वाटर है मतलब यहाँ पे ऑयल का कंटेंट कम है तो इसका मूवमेंट होगा। अभी मुझे पता है कि वाटर से ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ऑयल की कम होती है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी के हिसाब से मेरा वाटर नीचे रहेगा और मेरी ऑयल जो है ऊपर जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपवर्ड क्रीमिंग। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं वाटर इन ऑयल देखती हूँ मतलब यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम है, ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो मोमेंट किसका होगा? वाटर का होगा। अब मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मोर देन ऑयल। ठीक है, अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है मतलब वो क्या होगा? नीचे के तरफ शिफ्ट होगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है मतलब उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मास जो होता है ज़्यादा होता है। कोई मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बता सकता है? नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, MY/V। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी ज़्यादा की बात कर रही हूँ मतलब उस पार्टिकल का मास भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वहीं पे अगर O/W इमल्शन है मतलब यहाँ पे ऑयल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो अपवर्ड क्रीमिंग। और अगर वहीं पे W/O है यहाँ पे मेरा जो वाटर है वो नीचे तरफ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड क्रीमिंग। ठीक है, और ये जो क्रीमिंग हो रही है वो स्टोक्स लॉ से हो रही है। दिस पॉइंट शुड बी इन योर माइंड। जो भी मैं डेंसिटी की बात कर रही हूँ, ग्रेविटी की बात कर रही हूँ, मास की बात कर रही हूँ, ये मेरे कौन से लॉ से आता है? स्टोक्स लॉ से आता है। कोई मुझे स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला लिख के बता सकता है? हमने 3-4 चैप्टर में स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला देख लिया है फिजिकल फार्मेसी में। एनीमन? स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला मुझे ये बता दो कि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टोक्स लॉ में? प्रत्युषा सेड इनवर्सली, बाकी लोग भी बोलो। इनवर्सली होती है। ठीक है, डेंसिटी से कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब इनवर्सली डेंसिटी से डायरेक्टली होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका सेटलिंग भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्रीमिंग आपको उस बेसिस पे समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे डाउनवर्ड क्यू हो रही है और कहाँ पे अपवर्ड क्यू हो रही है। अब आ जाओ, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ 18 इतना था फॉर्मूला, याद नहीं आ रहा। कब याद करोगे? डेट आने के बाद। ठीक है, जो भी चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आप थोड़ा अच्छे से कर लो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कुछ ज़्यादा एकदम बुक खोल के पूरा कंटेंट पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग अपॉन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको जो है याद होनी चाहिए। स्ट्रोक्स लॉ तो यार नंबर ऑफ टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और वो पूछेंगे ही डबल। एक तो किसके लिए यूज़ करते हैं? सेटलिंग बताता है ये। फिर इसमें फॉर्मूला जो है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा पूछेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अगर एप्लीकेशन बेस पूछना हो, बोलेंगे कि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो सेटलिंग कम होगी या ज़्यादा होगी, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकते हैं। चलो दो लोगों ने फॉर्मूला लिया, चलो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। अब आ जाओ, इसको हम लोग क्रीमिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए मुझे जो है ग्लोब्यूल साइज़ जो है उसको कम करना पड़ेगा। मुझे मतलब जो साइज़ दी हुई है ये मेरी कितनी होनी चाहिए? एवरेज ग्लोब्यूल साइज़ को मैं कम करूँगी, मतलब जो मेरी रेडियस है वो एक तो ग्रेटर दैन 10 माइक्रोमीटर रह सकती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर है इक्वल टू ये क्या आएगा?
चलो ठीक है। एक तो मैं क्या करूँगी, विस्कोसिटी इंक्रीज कर दूंगी। मुझे पता है कि स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो मेरी सेटलिंग कम होगी, और सेटलिंग कम होगी मतलब जो मेरी क्रीमिंग वाली मुझे प्रोसेस देखने को मिल रही थी, एक तो वो अपवर्ड क्रीमिंग या फिर डाउनवर्ड क्रीमिंग, वो जो है मुझे देखने को अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो मतलब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कम हो गया है, और इसकी वजह से मुझे जो है ज़्यादा देर तक जो है स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, वहाँ पे मुझे क्रीमिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोग विस्कोसिटी इंक्रीज कर देंगे, और जो एवरेज पार्टिकल साइज है ग्लोब्यूल का, मतलब जो मास है पर्टिकुलर साइज पार्टिकल ग्लोब्यूल का, उसको जो है हम लोग कम कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, क्रीमिंग को प्रिवेंट करने की स्टेप हो गई। अब आ जाओ क्रैकिंग के ऊपर। क्रैकिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग मतलब दो चीज़ मेरी यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में देखो, ये मेरा इमल्शन है। ब्रेकिंग में आपको दिख रहा होगा दो जो फेज़ है वो पूरी अलग हो चुकी है, टूट गया है मेरा पूरा इमल्शन। क्रीमिंग में आपको दिखने को मिल रहा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मूवमेंट कर लिया, ये देखो, ये अपवर्ड क्रीमिंग है। यहाँ पे देखो फ्लॉक्यूलेशन में आपको छोटे छोटे पार्टिकल जो है अलग अलग डिस्पर्स दिख रहे होंगे गुच्छे में। और कोएलेसेंस में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो एकदम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो के बाद में वो क्या करेंगे, ब्रेकिंग शो करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्रीमिंग की बात करूँ, तो पहले फ्लॉक्यूलेशन होता है फिर क्रीमिंग होती है, और वहीं पे अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो पहले कोएलेसेंस होता है फिर ब्रेकिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रेकिंग ये होती है मेरी इरिवर्सिबल होती है। अगर वो पूरी सेपरेट हो गई, दो लेयर अगर अलग हो गए तो उसको मिक्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े दो ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। सबसे पहले कोएलेसेंस होगा, और कोएलेसेंस के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टेप्स, पहले फ्लॉक्यूलेशन होगा। फ्लॉक्यूलेशन मेरी रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर फ्लॉक्स बन भी गए और मैंने उसको रीडिस्पर्स कर दिया तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पर वहीं पर अगर वो कोएलेसेंस हो गया, बड़े बड़े पार्टिकल्स एक साथ आके एग्रीगेट हो गए, तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। आपका क्रीमिंग जो है रिवर्सिबल है, आपका जो ब्रेकिंग है वो इरिवर्सिबल है, फ्लॉक्यूलेशन रिवर्सिबल है, और कोएलेशन जो है इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ कोएलेसेंस, ये चीज़ याद रखने वाली है। रेट ऑफ कोएलेसेंस इज ग्रेटर फॉर O बाय W इमल्शन दैन W बाय O इमल्शन। अगर मेरे पास O बाय W इमल्शन है तो यहाँ पे कोएलेसेंस बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ऑयल पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के पास आके इमल्शन को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। पर वहीं पे अगर W बाय O है इमल्शन, तो यहाँ पे कम चांसेस होते हैं कोएलेसेंस, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स जो है वो इतना पावर शो नहीं करते कोएलेसेंस का एज कम्पेयर टू दी ऑयल, क्योंकि ऑयल वाला जो है एक दूसरे में कोएलेसेंस कर देंगे और ब्रेकिंग शो करेंगे। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सरफैक्टेंट्स या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर इसकी विस्कोसिटी सिमिलर क्रीमिंग में जो हमने देखा वो इंक्रीज करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अगर O बाय W इमल्शन है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, W बाय O में, या तो फिर उल्टा हो सकता है। अगर मेरे पास पहले W बाय O इमल्शन था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O बाय W में। ठीक है, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है। अभी इसमें देखो किसके वजह से हो सकता है, एक तो मैं वॉल्यूम को चेंज कर दूंगी। अब मुझे बताओ O बाय W इमल्शन अगर है, प्रत्युषा क्या हो गया, 6 लिख के भेज रहे हो। O बाय W इमल्शन है तो इसका फेज वॉल्यूम रेशो कितना होना चाहिए, फेज वॉल्यूम रेशो कितना होना चाहिए, O बाय W इमल्शन है तो ऊपर ही डिस्कस किया हमने, 74 होना चाहिए। इट्स ओके प्रत्युषा, 74 होना चाहिए। ठीक है, और W बाय O है तो, W बाय O है तो 40 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा ये 74 में से अगर थोड़ा परसेंट कम हो गया तो ये जो मेरा O बाय W इमल्शन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W बाय O में। मतलब यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम चेंज होने को है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो मेरा डिस्पर्सिंग मीडियम है, और जो कम है वो डिस्पर्स फेज है। पर अगर मैंने ये दोनों को इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दिया, मतलब मेरा एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है। डिस्पर्जिंग फेज मेरा डिस्पर्जन मीडियम बन जाएगा, और डिस्पर्जिंग मीडियम मेरा डिस्पर्जन फेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न हुआ।
सेकेंड, अगर मैं टेम्परेचर को कुछ थोड़ा चेंज करती हूँ तो मेरा यहाँ पे फेज इन्वर्जन हो सकता है। वहीं पे अगर मैं इमल्सिफायर चेंज करती हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है चेंज हो सकता है। और मुझे रीज़न बताओ, और कौन से रीज़न से ये चेंज हो सकता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फेज इन्वर्जन कहाँ पे हो सकता है। एनी आइडिया? और ये जो चेंजिंग इमल्शन की वजह से मेरा फेज इन्वर्जन जो हो रहा है, ये कौन सा थेरी बताता है? इमल्सिफायर्स की वजह से मेरा टाइप ऑफ इमल्शन चेंज हो रहा है, ये कौन सी थेरी बताती है? ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। और फोर्थ, ऐसा कौन सा पैरामीटर हो सकता है जिसमें मुझे फेज इन्वर्शन देखने को मिल सकता है? हार्डी रूल, आयंस, मोनोवैलेंट एंड डायवैलेंट आयन, बिल्कुल सही है। मतलब एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हमने ऐड कर दिया, बैनक्रॉफ्ट रूल, ठीक है, बैनक्रॉफ्ट रूल आपको ज़्यादा आएगा यहाँ पे, ये देखो, वेयर इज बैनक्रॉफ्ट रूल। बैनक्रॉफ्ट रूल टाइप ऑफ इमल्शन की बात कर रहा है जो भी हम लोग यूज़ करेंगे। और ये जो हार्डी रूल है ये हम इलेक्ट्रोलाइट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हार्डी रूल जिसने बोला है हो, आपने इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, सॉल्टिंग आउट इफेक्ट, बिल्कुल सही है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि टाइप ऑफ इमल्शन को चेंज करने की वजह से मेरा वन इमल्शन दूसरे इमल्शन में कन्वर्ट हो रहा है, वो कौन सा रूल हो गया? मेरा बैनक्रॉफ्ट रूल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट, ये मेरे कौन सी, ये है ऑक्सीडेशन। मुझे पता है ऑक्सीडेशन क्यों होने को दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी कंटेंट में हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मेनली हमारा ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, उसको ही हमको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, रैंसिडिफिकेशन। और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मेरे पास O/W इमल्शन है तो हम लोग कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं? हमने इतने सारे ये देखा है, एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देखा हमने, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल दोनों देखे। तो अगर मेरे पास, नाम के साथ बताओ, वाटर सोल्यूबल मत लिखो, नाम के साथ बताओ कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेटाबाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और किसी को याद नहीं है वाटर सोल्यूबल वाला कौन सा था, लिपिड सोल्यूबल वाला कौन सा था? जो सुसंता ने लिखा हुआ है, BHA, BHT एंड प्रोपाइल गैलेट, ये किसके एग्जाम्पल है? ये मुझे बताओ, ठीक है। सोडियम सल्फाइड वाटर सोल्यूबल है, चलो ठीक है। BHA, BHT एंड प्रोपाइल गैलेट किसके एग्जाम्पल है? ये ऑयल सोल्यूबल के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑयल, वाटर इन ऑयल है, तो मतलब मैं BHA, BHT ये यूज़ कर सकती हूँ, प्रोपाइल गैलेट यूज़ कर सकती हूँ। और वहीं पे अगर मेरे पास O/W इमल्शन है, मतलब यहाँ पे मैं कौन सा, जो सल्फाइड वाला है, मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर व्हाट इज़ इंस्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन में एक डिस्पर्स फेज होगा, एक डिस्पर्जन मीडियम होगा, उसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, ठीक है, सरफैक्टेंट्स होंगे और कुछ ऐसी चीज़ जो मेरी प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होंगे जो मेरे फॉर्मुलेशन को जो है स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल फेज में हम लोग जनरली जो लिपोफिलिक नेचर वाली चीज़ रहेंगी वो यूज़ करेंगे। एक्वस में हम जनरली वाटर का हम लोग करते हैं। और इमल्सिफाइंग एजेंट एंड सरफैक्टेंट जो हमारा पूरा टेबल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, लिपिड सोल्यूबल कौन सा है, वो आपको पता है। प्रिजर्वेटिव्स के मुझे कुछ एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। मिथाइल पैराबेन, चलो ठीक है, और बोरेक्स। एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताओ, बोरेक्स जो है एज अ प्रिजर्वेटिव बेबीज प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? इट कैन बी यूज और नॉट, बोरेक्स नहीं कर सकते यूज़, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल इफेक्ट जो है शो करता है। चलो ठीक है, अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमल्शन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमल्शन मतलब अभी इमल्शन बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम दो टाइप की प्रोसेस करते हैं। पहले हम बनाते हैं
प्राइमरी इमल्शन, फिर जो प्राइमरी इमल्शन बना है इसको ही हम डाइल्यूट करके जो है लास्ट जो मेरा एक्चुअल फॉर्मुलेशन है हम लोग वो बनाते हैं। तो प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती है। फर्स्ट इज वेट गम मेथड, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आई यूज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे ये तीनों नाम लिखे हुए थे और चौथा कुछ दूसरा ही नाम लिखा हुआ था जो आंसर था, मतलब एक्सेप्ट पूछा था, राइट। तो पहली मेथड क्या होती है, वेट गम मेथड, सेकेंड इज डायग्राम मेथड एंड थर्ड वन इज बॉटल मेथड। वेट गम में क्या होता है, इमल्शन मतलब ये लेंगे, क्या लेंगे, जिसका हमें इमल्शन बनाना है वो लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग गम यूज़ करेंगे, ट्रैकागैन वगैरह ये यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा वाटर यूज़ करेंगे और उसको जो है ट्रैचुरेट करेंगे। आई होप आपने लैब में ये सब चीज़ें करी होगी, क्योंकि हमने तो फर्स्ट ईयर में किया था। डिस्पेंसिंग फार्मेसी जो फर्स्ट रहता है सेमिस्टर में, वहाँ पे होता है ये प्रैक्टिकल आपको, ठीक है, इमल्शन बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रग लेंगे, गम्स लेंगे, वाटर डालेंगे, उसको ट्रैचुरेट करेंगे। ट्रैचुरेट कब तक करते हैं, जब तक उसमें जो है स्टिकी वॉइस वो नहीं आती, ठीक है, इसको ट्रैचुरेट करेंगे। दिस इज गम वेट गम मेथड, मतलब यहाँ पे वाटर यूज़ कर रहे हैं। इसको मेनली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इमल्शन ऑफ ओलियोरेजिन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो, इमल्शन ऑफ ओलियोरेजिन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आ गया वेट गम मेथड। वेट गम मेथड सेम चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, गम लेंगे, ड्रग लेंगे, जिसका भी बनाना जो करना हो, पर इसमें जो है वाटर हम लोग यूज़ नहीं करते और इसको ही मोस्ट कॉमनली हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंडरी इमल्शन में हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास आता है थर्ड, कौन सा है, बॉटल मेथड। बॉटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी बनाना हो इमल्शन और जो भी उसमें चीज़ डालनी हो, हम उसको लेंगे ऐसे बॉटल में और उसको हम लोग ऐसे शेक करेंगे, ठीक है। ट्राइचुरेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम शेक करेंगे बॉटल में ऐसे, इसको बोलते हैं बॉटल मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर मुझे वोलेटाइल ऑयल्स का अगर इमल्शन बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग बॉटल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेशो, अगर मेरे पास फिक्स्ड ऑयल का मुझे बनाना हो, ठीक है, तो ये रेशो आपको याद करना है। पहली बात, इसमें से क्वेश्चन आता है कि इमल्शन बनाने के लिए अगर फिक्स्ड ऑयल है तो कितना रेशो में लगेगा, मिनरल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है और ओलियोरेजिन है तो कितना लगेगा, ठीक है। अगर फिक्स्ड ऑयल पूछा है, आपको क्या याद करना है कि वाटर ऑयल गम, ठीक है, OWG ये रहेगा। OWG में जो गम का प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है 1:1:1, वाटर भी 2 इसमें लेते हैं हम 2:2:2, और जो ये आएगा फिक्स्ड ऑयल को हम लोग 4 में लेते हैं, मिनरल ऑयल को 3 में लेते हैं, वोलेटाइल ऑयल में 2 को लेते हैं और ओलियोरेजिन में 1 को लेते हैं। आप ऐसे मैंने ऐसे याद किया था कि सबसे पहले हम लोग फिक्स वाले ऑयल लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वाले ऑयल, फिर उसके बाद हम मिनरल ऑयल पे आ जाते हैं, मतलब पेट्रोल पे आ जाते हैं, फिर हम ऐसे ऑयल पे आ जाते हैं जो उड़ जाते हैं, ठीक है। पहले अच्छा वाला ऑयल, फिर कौन सा, मिनरल ऑयल जो मेरे पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, फिर वोलाटाइल ऑयल, और फिर ऐसी चीज़ आती है जो ऑयल ही नहीं है, मतलब मैं ओलियोरेजिन को ऑयल में कंसिडर ही नहीं करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट आता है, पहले फिक्स्ड ऑयल का 4 3 2 1, ये मेरा क्या हो गया, इसको याद करने का तरीका हो गया। अगर मुझे फिक्स्ड ऑयल का इमल्शन बनाना है तो यहाँ पे मैं वेट और ड्राई गम मेथड यूज़ करती हूँ। वहीं पे अगर मुझे मिनरल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ओलियोरेजिन के लिए मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, वहाँ पे भी वेट गम मेथड यूज़ करती हूँ। पर अगर मुझे मिनरल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल का करना है तो वहाँ पे हम लोग बॉटल मेथड जो है यूज़ करते हैं। फिक्स्ड ऑयल के एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास आलमंड ऑयल है, अराचीज ऑयल है, मिनरल ऑयल में मेरा लिक्विड पैराफिन आएगा, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल में आपने जो वोलेटाइल ऑयल कॉग्नोसी में पढ़े होंगे, कौन से, टर्पेंटाइल ऑयल होगी, पिपरमेंट ऑयल हो गया, ठीक है, कैस्टर ऑयल, मेंथॉल। कैस्टर ऑयल आई गेस फिक्स्ड ऑयल में आएगा ना, मेंथॉल तो आपका इधर आएगा, चलो ठीक है, थाइमॉल। फिर आ गया ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन आपने मेल फर्न, ये आपने इसमें देखा होगा, क्या बोलते हैं, किस में देखा है इसको, कॉग्नोसी में, मेल फर्न को मिर में देखा है, रेजिन। ये टेबल आपने कॉग्नोसी में भी देखा होगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। अगर फिक्स्ड ऑयल है तो कितना रेशो, बस इतना याद रखना है, गम का 1 है, वाटर का 2 है, बाकी ये जो 4 3 2 1 है ये इसके हिसाब से जो है चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने प्राइमरी बना लिया इमल्शन, इसके बाद हमें इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करके हम लोग जो है इसका फाइनल इमल्शन जो है बना लेते हैं। अगर मुझे
हाइड्रोफिलिक वाला बनाना है, मतलब O/W का बनाना है, तो हम सेकेंडरी स्टेप में क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। अगर मुझे W/O बनाना है तो फिर मैं सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी, फिक्स्ड ऑयल मैंने ज़्यादा मिक्स कर दिया, मैंने मिनरल ऑयल ज़्यादा मिक्स कर दिया, मतलब हमें डाइल्यूट करना है इमल्शन को, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरी सेकेंड स्टेप हो गई। अब आ जाओ फ्लो के ऊपर, रियोलॉजी कैसी होती है। अगर मेरा फेज वॉल्यूम रेशो 5% है, मतलब ऑयल वाटर कितना है मेरा, 95% है और 5% क्या है, ऑयल है। यहाँ पे मेरा कौन सा फ्लो शो करेगा, न्यूटोनियन फ्लो, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वाटर वाटर है। नॉर्मली जनरली वाटर कौन सा फ्लो शो करता है, न्यूटोनियन फ्लो शो करता है। अगर वहीं पे 50% हो गया, 50% हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अभी मेरे फ्लो में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा होता है, सूडोप्लास्टिक फ्लो होता है। मतलब शियर क्या देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे, शियर। सूडोप्लास्टिक का दूसरा नाम क्या है, थिन, थिनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर 50% है तो सूडोप्लास्टिक फ्लो देखने को मिलेगा, पर वहीं पे अगर 74% हो गया तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्लो जो है देखने को मिलेगा। तो ये टेबल याद कर लो कि कितने परसेंट पे कितना फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ टेस्ट। दिस टेबल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। इमल्शन की टेस्ट, कि कौन सा इमल्शन कौन सा टाइप शो करता है। दिस इज योर लास्ट टॉपिक फ्रॉम द इमल्शन। ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंस। अगर O/W इमल्शन है, वहीं पे W/O इमल्शन है। इसके पहले मुझे बताओ, दिस इज क्लियर टू यू अप टू दिस, आर यू क्लियर विथ एवरीथिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है इसको ही मैंने समराइज करके पर्टिकुलर आपको टेबल में दे दिया, आपको ज़्यादा और कंटेंट इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ O/W। कैन यू रिपीट दी फेज वॉल्यूम रेशो वाला, फेज कॉलम रेशो। फेज कॉलम रेशो में आपको सिर्फ इतना चीज़ याद रखना है कि परसेंट वाइज, अगर मेरा इमल्शन का परसेंट 5% है, बाकी चीज़ मेरा क्या है, वाटर है, तो न्यूटोनियन फ्लो शो करता है। वहीं पे अगर 50% है तो वो सूडोप्लास्टिक शो करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर 74% मेरा फेज वॉल्यूम रेशो हो गया, किसका, एक तो ऑयल इन वाटर या फिर ड्रग का उसके साथ, तो अगर यहाँ पे ड्रग का कंटेंट ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे मुझे लम्स देखने को मिलेगी। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास लम्स है, मतलब कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक फ्लो शो करेगी। पहले यील्ड वैल्यू आएगी, वो मेरा जो है टूटेगा। ठीक है, जो भी पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन वो टूटेगा, और उसके बाद मुझे न्यूटोनियन फ्लो देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो होता है। बस ये वैल्यू ऐड करके आपको ये याद करना है कि कितने परसेंट पे कौन सा फ्लो आ रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, अब आ जाओ टेस्ट के ऊपर। अगर O/W इमल्शन है और W/O इमल्शन है, अगर कलर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर O/W है तो वाइट कलर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब वाइट या बोल रहे हो या फिर ट्रांसपेरेंट बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट कलर देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर W/O की बात करूँ, यहाँ पे ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो जो भी मेरा ऑयल का कलर रहेगा वो मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फील ऑन स्किन की अगर मैं बात करूँ तो O/W क्या रहेगा, नॉन ग्रीसी रहेगा। ये मेरा क्या रहेगा, ग्रीसी रहेगा, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, तो ये वॉशेबल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आ जाओ कंडक्टिविटी के ऊपर। अगर यहाँ पे हमें पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर ऑयल वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। अगर मेरे पास ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ऑयल हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट वाटर है, इसलिए वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। राइट, अभी अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूँ, मतलब इसमें मैंने और वाटर कंटेंट अगर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो मेरा जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड बन जाएगा। ठीक है, टर्बिड बन जाएगा। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे डज नॉट डाइल्यूटेड एंड सेपरेट फेज इन क्लियर वाटर, मतलब मेरे पास क्या होता है, ऑयल का कंटेंट पहले ज़्यादा था, मैंने इसमें क्या किया, वाटर का कंटेंट और डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ लेयर्स मुझे देखने को मिलेगी, मतलब फेज इन्वर्शन या फिर ब्रेकिंग या फिर क्रैकिंग ऑफ द इमल्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाओ यूज़ ऑफ डाई। अभी डाई से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप का इमल्शन है। अगर मैं वाटर सोल्यूबल डाई यूज़ कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल डाइस का स्केलेट रेड एंड सुडान 2।
ठीक है। स्कारलेट, सॉरी ये क्या हो गई, ये मेरी ऑयल सोल्यूबल डाई है। ऑयल सोल्यूबल कौन सा, स्कारलेट रेड एंड सुडान 2, याद कर लो, लिपिड सोल्यूबल डाई। और वाटर सोल्यूबल कौन सी होती है, एमरंथ होती है, मिथाइल ब्लू होती है, ठीक है। अगर मेरे पास समझ लो O/W इमल्शन है, मतलब ऑयल क्या है मेरा, डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्स फेज है मतलब छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होगा। अगर मैंने उसमें लिपिड सोल्यूबल डाई डाल दी, तो अगर मैंने स्कारलेट रेड डाल दिया और मैंने सुडान 2 डाल दिया, तो वहाँ पे मुझे जो लिक्विड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल, उसमें ही वो डाई का कलर देखने को मिलेगा, मतलब छोटे छोटे पैचेस मुझे वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, जब मैं उसको माइक्रोस्कोप में देखती हूँ, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे और वाटर सोल्यूबल यूज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वाटर भी यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट है। कहाँ पे, W/O इमल्शन में ऑयल कंटेंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो मुझे ये कलर के दिखेंगे, जो भी मैं कलर उसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसका ही मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पे O/W इमल्शन लिया और उसमें मैंने एमरंथ एंड मिथाइल ब्लू डाल दिया, तो ऑब्वियसली जो पूरा सॉल्यूशन है मुझे वो एमरंथ एंड मिथाइल ब्लू कलर वाला दिखेगा। अगर वहीं पे मेरे पास W/O इमल्शन है और उसमें मैंने क्या किया, स्कारलेट रेड एंड सुडान 2 डाल दिया, अभी ऑयल सोल्यूबल वाली है, ऑयल सोल्यूबल वाली है, मतलब यहाँ पे जो पूरा सॉल्यूशन है मुझे किस कलर का दिखेगा, स्कारलेट रेड या सुडान 2 ने जो कलर दिया है उस कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया यूज ऑफ डाई, क्या हो गया सुसंता। फिर आ जाएगा बोल्टिंग पेपर टेस्ट। मैम इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो कलर्ड रहेगी ना, हाँ वही कलर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो O/W यूज़ किया हमने, O/W इसमें डाला लिपिड सोल्यूबल वाली, लिपिड सोल्यूबल वाली डाला, मतलब जो मेरी डिस्पर्स फेज है सिर्फ उसमें ही मुझे कलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने W/O डाला, W/O डाला, मतलब यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, वाटर सोल्यूबल वाली डाई डाली, वाटर सोल्यूबल वाली डाई डाली, मतलब ये क्या था, मेरा डिस्पर्स फेज था, तो डिस्पर्स फेज का ही मुझे सिर्फ यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, मतलब ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे अलग कलर के, ठीक है। उसको ही उल्टा कर दूंगी तो डिस्पर्जम मीडियम फिर कलर का हो जाएगा और इधर भी मेरा डिस्पर्जम मीडियम कलर का हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि मैं वाटर सोल्यूबल डाई यूज़ कर रही हूँ या फिर लिपिड सोल्यूबल डाई यूज़ कर रही हूँ। और जिस इसमें मेरी डाई सोल्यूबल होगी, अगर लिपिड सोल्यूबल है तो वो ऑयल को कलर करेगी, अगर वाटर सोल्यूबल है तो वो वाटर को कलर करेगी, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ बोल्टिंग पेपर टेस्ट। बोल्टिंग पेपर टेस्ट में क्या होता है, ये वाटर जो होता है, अगर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो वो बोल्टिंग पेपर को जो है गीला कर देगा, अगर वाटर का कंटेंट कम है तो बोल्टिंग पेपर जो है गीला नहीं होगा। तो इससे समझ जाएगा मुझे कि ये O/W इमल्शन है या फिर W/O इमल्शन है, ठीक है। अब आ जाओ ये वाली टेस्ट, कॉपर क्लोराइड वाली। यहाँ पे क्या होता है, इंगमेंटेड फिल्टर पेपर होता है। अगर मेरे फिल्टर पेपर का कलर ब्लू से पिंक हो गया, मतलब वो O/W इमल्शन है, क्योंकि वाटर से जो है रिएक्ट होता है और वहाँ पे मुझे पिंक कलर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मेरा W/O है, मतलब ऑयल कंटेंट मेरा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब आ जाओ फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंट टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि मुझे किसी चमकती हुई चीज़ें, आपने अगर देखा होगा जब पानी में तेल डाल के देखना घर पे, आप अगर उस जैसे आपने कांच का बाउल लिया, उसमें आपने वाटर लिया, उसमें आपने ऑयल ड्रॉप्स डाल दी, तो आप देखना वो जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं ना वो चमकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑयल इन वाटर वाला सिस्टम है तो यहाँ पे मुझे डॉट पैटर्न में, क्योंकि ऑयल वाली जो फेज है मेरी डॉट डॉट में प्रेजेंट होनी चाहिए। कोबाल्ट क्लोराइड है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, कोबाल्ट क्लोराइड है वो, ठीक है, कॉपर नहीं है। लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ, कोबाल्ट, ठीक है, क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होती है वो, ठीक है। इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तब जाके वो ब्लू टू पिंक कन्वर्ट होता है। थैंक यू वंशिता फॉर करेक्शन, राइट। आ जाओ फ्लूरेसेंस में, यहाँ पे मुझे जो ऑयल है वो डॉट पैटर्न में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एग्जिबिट फ्लूरेसेंट, पूरा ही फ्लूरेसेंट देखने को मिलेगा क्योंकि ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, तो ऑयल जो है मुझे फ्लूरेसेंट शो करता है और जो वाटर है वो मुझे फ्लूरेसेंट शो नहीं करता। और यहाँ पे डिस्पर्स फेज में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे डॉट पैटर्न में दिखेगा और यहाँ पे जो है पूरा ही सोल्यूशन जो है फ्लूरेसेंट मुझे देखने को मिलेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्रीमिंग जैसे हमने देखी, अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग। अब मुझे पता है कि मेरे डिस्पर्स फेस का मोमेंट होता है, तो यहाँ पे O/W है। डेंसिटी किसकी कम है? तो ऑयल की कम है। ऑयल की कम है मतलब वो ऊपर जाएगा, वाटर नीचे रहेगा, तो अपवर्ड क्रीमिंग हो गई। अब यहाँ पे W/O में देखो, यहाँ पे डेंसिटी किसकी कम है? अगेन ऑयल की कम है, वाटर की ज़्यादा है। ठीक है, वाटर की ज़्यादा है मतलब अभी मेरे डिस्पर्स फेस की मूवमेंट होती है। डिस्पर्स फेस कौन सा है? मेरा वाटर है, तो डिस्पर्स फेस का डेंसिटी ज़्यादा है मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी? डाउनवर्ड क्रीमिंग होगी। क्लियर है क्या ये टेबल? ये बताओ मुझे। क्लियर है? तो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मैंने इसमें आपके लिए मेजर टॉपिक इसमें से और कौन सा होता है? सरफैक्टेंट, टाइप्स ऑफ सरफैक्टेंट, सरफैक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज, HLB वैल्यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि सरफेस टेंशन में ऑलरेडी मैंने आपको पूरे टेबल्स वगैरह दे रखे हैं, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया था। HLB वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, ये चीज़ भी आपको देखनी है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या? इंस्टेबिलिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाटर एंड डाई, रिपीट प्लीज। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक इमल्शन है ऑयल इन वाटर का, मतलब यहाँ पे ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है। मैंने इसमें क्या कर दिया? ऑयल सोल्यूबल डाई यूज़ कर दी। फॉर एग्जाम्पल क्या होती है? स्कारलेट रेड एंड सुडान 2। ठीक है, स्कारलेट रेड एंड सुडान 2 को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब ये डाई किस में सोल्यूबल है? ऑयल में सोल्यूबल है। यहाँ पे मेरे ये जो इमल्शन मैंने लिया है ऑयल इन वाटर, ऑयल मेरा क्या है? डिस्पर्स फेज है, तो ये डिस्पर्स फेज में जो है डिजोल्व हो जाएगी। तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो जो भी मुझे ड्रॉपलेट्स है, डिस्पर्स फेज है, वो कलर्ड देखने को मिलेगा। तो इससे मुझे समझ जाएगा कि मैंने लिपिड वाला डाई यूज़ किया था और मेरा यहाँ पे देखो ड्रॉप्स जो है वो कलर दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्पर्स फेज क्या है? मेरा ऑयल है, और मेरा डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? वाटर है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल सोल्यूबल यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग वाटर सोल्यूबल डाई यूज़ कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें हमने को वहाँ पे देखने को मिलेगी। जिसमें सोल्यूबल रहेगा वो चीज़ कलर्ड होगी और उससे हमें पता चल जाएगा ये O/W है या W/O है। चलो ठीक है, किसको किसको शेड्यूल जानना था ये बताओ अब। हाँ, गला दुख गया यार। चलो आ जाओ, किसके क्या क्वेश्चंस है ये बताओ। अभी प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है? ठीक है, शेड्यूल क्लियर कट। मैंने आपको पहले से ये बोला है कि आपको जो है डिवाइड कर लेना है मेजर माइनर में सबसे पहले। ठीक है, मेजर माइनर करना है आपको। उसके बाद उसमें मैंने आपको कोलॉजी, कॉग्नोसी, और मैंने किसका बोला था आपको? कोलॉजी, कॉग्नोसी और टेबल्स मैंने बोले थे इम्पॉर्टेंट वाले, कि इसको आपको एक घंटा जो है रोज का देना है। मेरा क्या टाइमिंग था? एक्चुअली जब हमारा आपका जो अभी पीरियड चल रहा है उस टाइम पे हमारे कॉलेजेस शुरू हो गए थे, तो हम लोग रोज़ नहीं जाते थे। तो मैं आपको वही सजेशन करूँगी कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो आपको अगर टाइम मिलता है हफ्ते में 2 से 3 कॉलेज जाओ, बाकी के दिन आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। कॉलेज वाले को कन्विंस कर लो कि हाँ हम लोग सही में पढ़ रहे हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि ये बंदा या बंदी सही में पढ़ रही है तो वो आपको इतना फोर्स नहीं करेंगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद वही लोग जो है आपकी वाहवाही करते हैं। ठीक है, दिस इज़ फैक्ट। तो इसलिए कॉलेज का टेंशन मत लो। थिंग इज अभी आपको खुद का टाइम कैसे डिवाइड करना है, कौन सी आपकी प्रायोरिटी है वो आपको खुद सेट करनी होगी। तो अगर मैं पढ़ाई करने का बताऊँ, सबसे पहले आपको मेजर माइनर में अभी पूरा डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि आपको मेजर माइनर दोनों सब्जेक्ट करके चलना है। क्योंकि मेजर सब्जेक्ट सब करते हैं पर माइनर सब्जेक्ट आपको रैंक देती है, दिस इज़ फैक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेजर माइनर में डिवाइड करना है कोलॉजी, कॉग्नोसी एंड इम्पॉर्टेंट टेबल्स, और केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन। ये 4 चीज़ें एक जगह पे लिख लो, कोलॉजी, कॉग्नोसी, इम्पॉर्टेंट टेबल एंड नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनको आपको रोज 2 घंटे देने हैं।
आधे घंटे में आप पूरा कोलॉजी के एक चैप्टर, जैसे आज मैंने CNS ले लिया तो उसका मैंने पूरा क्लासिफिकेशन लिख दिया, उसके इंपॉर्टेंट ड्रग के कोई ये होगा मैकेनिज्म एक्शन, साइड इफेक्ट या फिर कुछ होगा इम्पॉर्टेंट टेबल इफ सूटिक्स, या सूटिक्स में आपको टेबल से रिवाइज करने हैं। सेमिस्टर भी आ रहा है तो किसको कितना टाइम दूँ। सेमिस्टर में भी जो आप पढ़ते हो वो आपको जीपैट नाइपर में काम आता है, बट आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि सेमेस्टर के लिए महीने के पहले से कोई पढ़ रहा है। मैंने हमेशा यही देखा है कि 2-3 दिन पहले हम लोग पढ़ते हैं। मैं तो एक दिन पहले पढ़ती थी सेमेस्टर के वक्त, सेमेस्टर हो या फिर सेशनल हो, हम लोग एक दिन के पहले पढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पढ़ना तो आपको सेम कंटेंट है ना। यही चीज़ आप बोल रहे हो कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी आपको फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट्स होगी वो आपको नाइपर में आते हैं, तो अगर आप पढ़ भी रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन पहले पूरी रात जग कर, सब वही करते हैं सेमेस्टर में, सब लोग एक रात पहले जग के ही करते हैं, राइट। तो उसका टेंशन मत लो, अगर पढ़ भी रहे हो सेमेस्टर के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि वही चीज़ आपको जीपैट नाइपर में आती है, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, मार्केटिंग अगर आपको अभी होगा तो वो भी आपको काम में आएगा, क्योंकि नाइपर में इस बार 8 से 9 क्वेश्चन मार्केटिंग से थे, तो जिसने भी सेमेस्टर में उस टाइम पे अच्छा पढ़ा होगा उसको मार्केटिंग के क्वेश्चन जमे होंगे। अगर आपके पास अभी तो सबका हो गया होगा ना, मार्केटिंग है ना अभी आपको, कि किसी का बचा हुआ है, कि किसकी सेमेस्टर पीछे चल रही है। अगर पीछे चल रही है और आपके पास ऑप्शन है कि आप मार्केटिंग ले सकते हो तो आप मार्केटिंग ले लो। 8 सेम है ना, चल रही है मतलब, नो क्या हो रहा है, क्लियर लिखो ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट है नाइपर में और जीपैट के, सेम सब्जेक्ट बोल दो, सुटिक्स, कोलॉजी, कॉग्नोसी, केमिस्ट्री, दिस इज इक्वल। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट भी पूरा इक्वल है, सिर्फ वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीपैट में नहीं आते। जीपैट में 2 से 3 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, वहाँ पे नहीं आता। 8 सेम में आएगा। अच्छा आएगा ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो मैं आपको बोलूँगी कि उसको आप लो, मार्केटिंग को एज अ सब्जेक्ट लो, क्योंकि उसमें से आपको जीपैड मतलब नाइपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जीपैड में एक आध क्वेश्चन आया तो आया, ठीक है। जैसे इस बार जीपैड में क्वेश्चन आया, कोई मुझे स्वॉट का फुल फॉर्म बता सकता है? स्वॉट का SWOT, मार्केटिंग। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, लास्ट थ्रेड्स। ये नाइपर का क्वेश्चन था 2022। तो समझ सकते हो कि नॉर्मली आपने अगर सेमेस्टर के लिए भी पढ़ा होगा या फिर आपके कॉलेज के भी लेक्चर किए होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जिसका भी मार्केटिंग होगा वो ले लो, या फिर अभी जिसके पास ऑप्शन है लेने का तो वो मार्केटिंग अपना एज अ सब्जेक्ट, और कॉस्मेटिक एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, क्योंकि कॉस्मेटिक के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रो सेलुलोज, नेल पॉलिश में हम लोग एज अ क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रोसेलुलोज। प्लास्टिसाइजर नहीं है, प्लास्टिसाइजर नहीं है। नेल पॉलिश में हम उसको कुछ तो बोलते हैं। ये चीज़ मैंने शायद पहले भी क्लास में डिस्कस करी थी कि नाइट्रोसेलुलोज हम एज अ क्या यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक और मार्केटिंग में दोनों भी ले लो ना, 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं आई गेस। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप मार्केटिंग ले लो। ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन प्लास्टिसाइजर, सेकेंड ऑप्शन क्या यार, प्रिजर्वेटिव, थर्ड ऑप्शन फ्लेम फॉर्मल, एंड फोर्थ ऑप्शन कलरिंग एजेंट। फ्लेम फॉर्मल यूज़ करते हैं ना, ये क्वेश्चन था नाइपर का। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। तो सेमेस्टर का भी पढ़ रहे हो तो वही चीज़ आपको नाइपर जीपैड में दोनों में काम आएगा। सेकेंड, आपको डिवाइड करना है, जो मैंने बोला आपको कि आपको 2 घंटे किसको देना है, कोलॉजी के क्लासिफिकेशन, कॉग्नोसी के क्लासिफिकेशन एंड ड्रग्स, एंड नेम रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टेबल्स। इसको 2 घंटे आपको देना है। 2 घंटे आपको इनामदार सॉल्व करने के लिए देना है। ये कितने हो गए? 4 घंटे हो गए। 2 घंटे आपको और एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व करने में देना है। ये कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। अब बाकी का समय आप पता नहीं अभी कितना घंटे पढ़ते हो, तो आपको अभी टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। ये 6 घंटे हो गए, इसमें आपकी रिवीजन भी हो रही है। ठीक है, रिवीजन भी हो रही है, और जो आपको न्यू कंटेंट इनामदार में मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन, वो चीज़ भी आपको मिल रही है। ठीक है, अब जो बाकी का टाइम बचा हुआ है उसमें जो मेन, जैसे आपने अगर आपको कोलॉजी पढ़ना है उस दिन,
तो उस दिन में आपका 2 घंटे में एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। 1 चैप्टर इन द सेंस, अगर CNS पढ़ रहे हो तो पूरा CNS रिवाइज होना चाहिए। इस टाइप से अगर आपको टेबल्स मिले होंगे निमोनिक्स में या फिर नहीं भी मिले होंगे, और आपको अभी जो पढ़ रहे होगे, आपको जो नोट्स मिल रही होगी वो आपकी रिवाइज हो जानी चाहिए 2 घंटे में। अगर CNS है तो पूरा CNS रिवाइज होना चाहिए, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड कम है तो बढ़ा लो स्पीड, ठीक है। और अगर आप उस दिन क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, तो उस दिन आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। जैसे आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री में भी आप छोटा छोटा पोर्शन कर सकते हो। जैसे आज एक दिन आपने एरोमेटिसिटी कर ली, नेक्स्ट दिन आप कुछ कर रहे हो। सेम गोज फॉर द एनालिसिस में एक दिन आपने IR कर लिया, दूसरे दिन NMR कर लो, ठीक है। एक दिन पूरा खाने से अच्छा एक ही सब्जेक्ट को पूरा टाइम देने से अच्छा उसको डिवाइड कर लो कि हाँ, आज मैंने वो 6 घंटे दे दिए, मैंने पहले रिवीजन कर लिया सबका 2-2 घंटे वाला, मैंने इनामदार से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। जो आपको उस दिन टॉपिक पढ़ना है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना उस दिन, ठीक है। 50 से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर उसमें आपको जो मेन सब्जेक्ट पढ़ना है उसको आपने पढ़ लिया 2 घंटे, ये कितने हो गए, 8 घंटे हो गए, ठीक है। 8 घंटे हुआ। अब इसमें भी अगर आपको जो मैंने 2-2 घंटे वाली रिवीजन बोली है, इंपॉर्टेंट टेबल बोला है, वो इंपॉर्टेंट टेबल में आपके बायोकेमिस्ट्री के भी टेबल हो सकते हैं, ठीक है, सुटिक्स के भी टेबल हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के भी टेबल हो सकते हैं। मुझे पता है कि ये कंटेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि एंजाइम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स से क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या कर लिया, जो मैंने सुबह दिए थे 2-2 घंटे रिवाइज वाला सबका, जैसे कॉग्नोसी, कोलॉजी और इंपॉर्टेंट टेबल्स वाला, तो वो टेबल वाले के वक्त मैंने क्या कर लिया, साइकिल्स को रिवीजन मार लिया, मैंने एंजाइम्स को देख लिया, मैंने बायोटेक्नोलॉजी के टेबल्स को देख लिया, मैंने माइक्रोलॉजी के जो टेबल्स हैं उसको देख लिया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के टेबल्स को देख लिया। तो ये चीज़ आपके माइनर सब्जेक्ट है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इनामदार से कवर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक जो मेन टॉपिक उस दिन करना है, या फिर जिसकी रिवीजन करनी है, या फिर जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको पढ़ना है, तो वो चीज़ आप लास्ट के जो 2 घंटा आपके पास बचता है उसमें कर सकते हो। और जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है उसको, जो सुबह का टाइम है उसमें रिवाइज कर लो, उसको ख़त्म करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नया है उसको पढ़ लो, ठीक है। और मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ने से अच्छा सब चीज़ को एक साथ करोगे, क्योंकि वहाँ पे 125 क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट से आते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं आते। तो आपको आदत करनी है कि आप एक ही दिन मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हाथ लगा रहे हो, पर ऐसा भी नहीं कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। कोलॉजी, कॉग्नोसी कांस्टेंट रहेगा वो 2 घंटे में। और जो इंपॉर्टेंट टेबल की बात कर रही हूँ, तो आपने समझ लो मंडे को आपने माइक्रोबायोलॉजी कर लिया, ट्यूसडे को आपने बायोकेमिस्ट्री उसमें डाल दिया, थर्सडे को आपने और कुछ डाल दिया, वेडनेसडे को आपने और कुछ डाल दिया। तो ऐसे चीज़ पकड़ के चलना है आपको, ठीक है। मतलब आपको आदत लगेगी कि एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप इनामदार सॉल्व करोगे तो। बस इतनी ही चीज़ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने का। कॉलेज की बात रही तो कॉलेज में आप हफ्ते में 3 दिन जा सकते हो, बाकी आपके पास बाकी दिन तो बचते ही है 4 दिन। कॉलेज में जाके डिस्कशन कर सकते हो आप, जो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हो उनके साथ पढ़ो, उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके साथ इनामदार सॉल्व करो। कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, क्योंकि फाइनल ईयर में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते किसी के पूरे लेक्चर्स, 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं होते किसी के, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर, उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे। वो कितने समय का टाइम है, हम तो जाते ही नहीं है। तो जाते नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये तो एकदम ही अच्छी बात है। 1 सेकेंड, मेरे को भी रिकॉर्डिंग ना बंद करने दो।